नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का मुख्य विषय है महासागर। पृथ्वी को 5 महासागरों में बांटा गया है। दोस्तों, महासागरों का अध्ययन करने से पहले हमने पृथ्वी के स्थल भाग के बारे में पढ़ा है। यानी स्थल भाग में पृथ्वी के 7 महाद्वीप पढ़े हैं हमने। सातों महाद्वीपों की दोस्तों मैंने अलग अलग क्लास डाली है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों महासागर पढ़ेंगे। महासागरों के बारे में इतना ज़्यादा मैटर है नहीं कि मैं सभी महासागरों की दोस्तों अलग अलग क्लास डालूं। इसलिए सभी महाद्वीपों का जो रिवीजन है या सभी महाद्वीपों के जो कंटेंट है वो मैं आपको दोस्तों इस एक वीडियो क्लास में ही अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप ये वीडियो क्लास ध्यान से देखें, अंत तक दोस्तों बने रहें। मैं दावा करता हूं कि वीडियो क्लास पूरी होने के बाद आपके महासागरों से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट या सभी प्रकार के जो कंटेंट आपके असमंजस में थे वो सभी क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर है? यानी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? दोस्तों, महाद्वीप और महासागर है क्या? अपनी पृथ्वी मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है, एक तो जलीय भाग में और एक स्थलीय भाग में। स्थलीय भागों का अध्ययन हम महाद्वीपों के रूप में करते हैं, द्वीपों के रूप में करते हैं, द्वीप समूह के रूप में करते हैं। जबकि जो जलीय भाग है उस जलीय भाग का अध्ययन करते हैं दोस्तों महासागरों के रूप में, या उनके कोई तटवर्ती सागर है तो उनके रूप में, या फिर यदि आंतरिक भागों में देखा जाए तो नदियों के बारे में जलीय भागों को पढ़ सकते हैं। हमें आंतरिक सागरों के बारे में जलीय भागों को पढ़ सकते हैं, झीलों के बारे में पढ़ सकते हैं, तालाबों के बारे में पढ़ सकते हैं, या नदी पर बनाए गए बांधों में जो पानी भरा हुआ है, जो जलाशय है, उनके बारे में दोस्तों हम जलीय भागों का अध्ययन कर सकते हैं। तो जलीय भागों का अध्ययन करने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दोस्तों महासागर। महासागर आज का अपना पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप ध्यान से देखें इसे। महासागरों के बारे में मैं आपको बता दूं कि महासागरों का जलीय भागों से क्या संबंध है। अपनी जो संपूर्ण पृथ्वी है ना दोस्तों, इस संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 98% जल यानी 97% से अधिक है। तो लगभग 98% जल महासागरों में है। और दोस्तों ये जल खारा है, अशुद्ध है, आप ध्यान रखें। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? क्या 29% भाग पर है, 71% भाग पर है, 33% भाग पर है, या 60% भाग पर है? दोस्तों, यदि आप ये चारों ऑप्शन देखोगे ना इस क्वेश्चन के, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये चारों क्वेश्चन आपके लिए कोई ना कोई कंटेंट जरूर है। यानी किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर जरूर है प्रत्येक ऑप्शन। दोस्तों बता देता हूं आपको। संपूर्ण पृथ्वी पर यदि जलीय भाग की बात करें तो अपनी पृथ्वी पर दोस्तों 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर दोस्तों जल है और लगभग 29% भाग पर है स्थल। आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर तो जल है और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, तो 29% भाग पर तो स्थल और 71% भाग पर जल। यहां कंपटीशन एग्जाम्स में आप जो गलती करते हो ना आंसर देने में, वो बता देता हूं मैं आप गलती कहां करते हो। एग्जाम इन क्या होता है दोस्तों, बहुत शातिर होता है। कहने का मतलब वो आपके सामने क्वेश्चन को घुमा फिरा के पेश करता है और आप वहां आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, ये सोचकर कि ये क्वेश्चन तो मेरा क्लियर है, ये कंटेंट तो मेरा क्लियर है। क्योंकि जिस टाइम पे आपने पढ़ा है ना, किस तरीके से पढ़ा है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। यदि आपने हमेशा हमेशा के लिए एक ही चीज पढ़ ली कि पृथ्वी पर 29% भाग पर स्थल है और 71% भाग पर जल है, बस हमेशा ऐसे ही पढ़ते गए, इसका ठीक तरीके से आपने विश्लेषण नहीं किया, तो दोस्तों आप एग्जाम में गलती कर दोगे। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि एग्जामिनर हमेशा यही पूछे
कि स्थल और जल का अनुपात बताओ। ये भी तो पूछ सकता है जल और स्थल का अनुपात कितना है पृथ्वी पर। तो स्थल और जल का अनुपात पूछे तो पहले स्थल का बताना है और बाद में जल का बताना है, यानी 29:71 हो गया। यहां होता क्या है दोस्तों, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि पृथ्वी पर जल और स्थल का अनुपात बताइए, पहले ऑप्शन में दे देगा दोस्तों वो 29:71 और चौथे ऑप्शन में डाल देगा दोस्तों 71:29। अब पूछ तो रहा है वो जल और स्थल का अनुपात, लेकिन अपने को तो पहले ही ऑप्शन में 29:71 मिल गया ना, इसलिए हम सबसे पहले उसी को टिक करेंगे कि इतने भाग पर स्थल और जल है। आपने क्वेश्चन की प्रकृति को ध्यान से समझा ही नहीं। यदि आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझते कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, यह हमें स्थल और जल के बारे में नहीं पूछ रहा, जल और स्थल के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर दोस्तों चौथा ऑप्शन होता। तो ऐसे ध्यान रखना, कभी भी ऐसे जो साधारण क्वेश्चन आए उनमें दोस्तों गलती मत कर देना, वरना आपका 1 नंबर चला जाएगा कंपटीशन एग्जाम्स में, या जितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है वो चला जाएगा दोस्तों। और आजकल आपको पता है ना, बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स में 0.5 से भी रह जाते हैं, आधे नंबर से भी रह जाते हैं, 1 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए पेपर करते समय ऐसी गलती ना करें, हमेशा सावधानी बरते। तो पृथ्वी के 29% भाग पर तो स्थल है और 71% भाग पर जल है। 33% क्या है दोस्तों, 33% अपनी पृथ्वी पर वनों के बारे में कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए। और ये बात अपने भारत की जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में भी दोस्तों, या जो वन नीति है उसके बारे में भी ये बात बताई गई है कि भारत के 33% भाग पर वन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यदि पृथ्वी का तापमान या पृथ्वी पर जलवायु की सिचुएशन बेहतर बनाए रखनी है, अच्छी जीवन शैली बनाए रखनी है यदि मानव को, तो दोस्तों मानव को प्रकृति का ख्याल रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि प्रकृति किसी भी प्रकार की प्राकृतिक संकट लेकर आती है, जैसे बाढ़ लेकर आती है, भूकंप लेकर आती है, या फिर ज्वालामुखी का उद्गार होता है दोस्तों, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, इन सब प्राकृतिक आपदाओं से दोस्तों प्रकृति को तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा प्रकृति का नुकसान होता है दोस्तों? नुकसान तो मानव का होता है। और प्रकृति में आने वाली ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, इनमें कुछ योगदान मानव का भी होता है दोस्तों। मानव जानबूझ के मतलब कि प्रकृति को चेंज करने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा थोड़ी ना होता है। मानव भूगोल हमें ये सिखाता है कि मानव को प्रकृति के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए, कि ऐसे कार्य करे कि प्रकृति आगे चलकर मानव को किसी प्रकार के नुकसान पहुंचाए ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है दोस्तों, नदियों के ऊपर बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं, तो बांधों के अंदर जो अपार जल राशि बढ़ जाती है उसके कारण उन क्षेत्रों में दोस्तों भूकंप आने लग जाते हैं। और कई बार दोस्तों वो बांध टूट भी जाते हैं तो आसपास के क्षेत्र में जल भर जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बढ़ जाती है। तो वनों का विशेष ध्यान रखें, पृथ्वी पर वन होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के 33% भाग पर वन होने चाहिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो आप यहाँ ये भी ध्यान रखें कि भारत में पहली वन नीति कब लागू की गई थी? 1952 में लागू की गई थी। भारत की पहली वन नीति 1952 में लागू की गई थी, ये बात आप ध्यान रखिए। और क्वेश्चन आपसे पूछ ले, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान रखें। 60% क्या है? लगभग 60% जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यहाँ लगभग 29% क्षेत्रफल पर या लगभग 30% क्षेत्रफल पर दुनिया की 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी संपूर्ण पृथ्वी के 1/3 भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। पृथ्वी या भारत में 33% वन होने जरूरी है।
पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है। यही अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, 71%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अपनी पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? पृथ्वी को कितने महासागरों में बांटा गया है? देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको जलीय भाग की स्थिति बताऊं तो प्रारंभिक स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी केवल एक ही जलीय भाग में बटी हुई थी, जिसे पैंथालासा महासागर कहते थे। जलीय भाग को तो पैंथालासा और स्थलीय भाग को पेंजिया कहा जाता था। आगे चल के जब पेंजिया में विखंडन हुआ या पेंजिया अलग अलग भागों में बटा, तो दोस्तों ये जो जलीय भाग है वो आगे चलकर 33 सागर के नाम से जाना गया। पैंथालासा, उसके बाद में 33 महासागर, और उसके बाद में दोस्तों कई उप महासागर बन गए, जिसे वर्तमान समय में प्रशांत महासागर बन गया, अटलांटिक महासागर बन गया, हिंद महासागर बन गया, आर्कटिक महासागर बन गया, अंटार्कटिका महासागर बन गया। ये 5 महासागर है अपनी पृथ्वी पर। तो महासागरों की संख्या 5 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5। पृथ्वी पर 5 महासागर है। एक हमें दोस्तों सभी महासागरों तक पहुंच है, एक अंटार्कटिका को छोड़कर। अब तक अंटार्कटिका महाद्वीप का क्षेत्रफल का हमें पता नहीं चला है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, इस बारे में भी हमें अब तक पता नहीं चला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक अत्यधिक ठंडे प्रदेश की ओर फैला हुआ है, दक्षिणी ध्रुव की ओर फैला हुआ है, जहां मानव बसाव नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंटार्कटिका के आसपास में दूर दूर तक ही मानव बसाव नहीं है, इसलिए इस महाद्वीप को निर्जन महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों, यदि आपके कोई काम में आने वाले हो। जैसे संपूर्ण पृथ्वी को 5 महासागरों में बांटा गया है, तो ऑप्शन 2, 7 और 8 क्या है, 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को महासागरों में तो कितने में बांटा गया है, 5। 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों पृथ्वी 2 स्थलीय भागों में थी, एक तो गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। एक तो गोंडवाना लैंड और एक अंगारा लैंड। यानी पेंजिया के विखंडन के बाद, पेंजिया के जस्ट विखंडन के बाद में पृथ्वी 2 भागों में बटी थी, एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड पृथ्वी का उत्तरी भाग था और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग था। अंगारा लैंड को ही लोरेशिया के नाम से भी जाना जाता था। आगे देखिए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? आपसे साधारण क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिमालय पर्वतमाला किसका अवशेष है? 33 महासागर का। भारत में जो खारे पानी की झीलें हैं आंतरिक भागों में, वो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। आपसे पूछ लिया जाए कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं, आ रही है बात समझ में, ये किसका अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसके अलावा अपना जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है ना दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, उसका जो चट्टानी भाग है, जैसे पर्वतीय भाग हो गया या फिर ऐसे मान लीजिए वहां पर कोई पठारी भाग है, वो सभी दोस्तों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। भारत के अंदर एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि भारत के अंदर अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं है। भारत के अंदर अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं है। भारत का स्थलीय भाग है वह या तो गोंडवाना लैंड से बना है या फिर 33 महासागर के स्थान पर बना है। अंगारा लैंड के अवशेष दोस्तों उत्तरी एशिया में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साइबेरिया हो गया, चीन का कुछ क्षेत्र हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ये दोस्तों लोरेशिया से बने हैं, अंगारा लैंड के स्थान पर बने हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? क्या अटलांटिक महासागर है, पैंथालासा महासागर है, पैसिफिक महासागर है या फिर आर्कटिक महासागर है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। मतलब अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं ना, जो ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, वो भी दोस्तों यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते हैं, अपन डायरेक्टली पढ़ लेते हैं महासागरों को कि भाई प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। आप इनके उपनाम पढ़ते नहीं है, या फिर आप ये पढ़ते नहीं है, ये जानते नहीं है कि इन महासागरों को अंग्रेजी में भी कोई दूसरा नाम है क्या इनका? जैसे प्रशांत महासागर है तुम्हारा, प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में पैसिफिक महासागर कहते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को इस बात का अवबोध होता है
जिन अभ्यर्थियों को इस बात का पता रहता है कि प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में पैसिफिक महासागर भी कहते हैं, वो तो दोस्तों आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऐसे अटलांटिक महासागर को दोस्तों अटलांटिक महासागर कहते हैं, हिंद महासागर को हिंद महासागर कहते हैं। जो आपका अंटार्कटिका महासागर है इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका महासागर को दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और जो आर्कटिक महासागर है ना, इसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आर्कटिक महासागर का निर्माण या आर्कटिक महासागर की स्थिति उत्तरी ध्रुव के आसपास वाले क्षेत्र में है, जबकि जो अंटार्कटिका महासागर है उसकी स्थिति दक्षिणी ध्रुव के आसपास में है, इसलिए अंटार्कटिका को तो दक्षिणी ध्रुव महासागर और जो आर्कटिक है उसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहेंगे। प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर कहेंगे। अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को अंग्रेजी भाषा में भी अटलांटिक और हिंद के नाम से ही जाना जाता है। तो यहां देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक आप पहचान जाओगे, पैंथालसा भी पहचान जाओगे, पैसिफिक में आपकी दिक्कत हो जाएगी या फिर आर्कटिक में आपकी दिक्कत हो सकती है, तो ये कंफ्यूज पहले ही दूर कर लें। आर्कटिक महासागर को तो कहा जाता है उत्तरी ध्रुव महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर। और पैसिफिक महासागर को कहा जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर, इसे हिंदी में प्रशांत महासागर कहा जाता है। यह आपका सही आंसर है। संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, जो लगभग 32 करोड़ 57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लगभग 32 करोड़ 57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है यह प्रशांत महासागर। यदि प्रशांत महासागर का आंसर आपसे प्रतिशत के बारे में पूछ ले, भाई कंटेंट आंकड़ों के बारे में नहीं पूछे, डायरेक्ट कि इसका क्षेत्रफल कितना करोड़ वर्ग किलोमीटर ये नहीं पूछे, और अगला परसेंटेज के रूप में पूछ ले कि बताइए प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, तो दोस्तों आपका ये जो प्रशांत महासागर है ना, ये पैसिफिक महासागर, ये संपूर्ण पृथ्वी के दोस्तों 16% भाग पर है। 16% पर नहीं है, ये लगभग 33% भाग पर है। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 33% भाग पर है, यानी 1/3 भाग पर है। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर तो अकेला प्रशांत महासागर है, यानी 33% भाग पर तो अकेला प्रशांत महासागर है। यानी 33% भाग का मतलब समझते हो क्या दोस्तों आप? अपनी पृथ्वी के ऊपर जितनी भी जमीन है ना, जितना भी स्थल भाग है, उस पूरे स्थल भाग को यदि जोड़ा जाए ना तो दोस्तों कम पड़ जाएगा। किसकी तुलना में? प्रशांत महासागर की तुलना में। क्यों? क्योंकि अपनी संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर। और अकेला प्रशांत महासागर कितने प्रतिशत भाग पर है? 33% भाग पर। तो ज्यादा कौन सा हुआ? ज्यादा प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल ही तो हुआ ना। बहुत गजब का आंसर है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए। तो संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो संपूर्ण पृथ्वी के 33% भाग पर है या फिर लगभग 1/3 भाग पर है। यदि क्षेत्र पूछे तो 32 करोड़ 57 लाख वर्ग किलोमीटर बता देना। यदि 1/3, 2/3, 3/4 यदि ये पूछे तो 1/3 बता देना प्रशांत महासागर का। परसेंटेज में पूछ ले कि 16% है, 33% कितना प्रतिशत है, तो बता देना दोस्तों 33% है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के जस्ट दूसरा जो बड़ा महासागर है वह है दोस्तों अटलांटिक महासागर। वह कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट ध्यान रख लेना। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल है दोस्तों 8 करोड़ 29 लाख वर्ग किलोमीटर। 8 करोड़ 29 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है अटलांटिक महासागर। यदि करोड़ों में क्षेत्रफल पूछे तो यह आंसर बता देना 8 करोड़ 29 लाख। यदि आपसे ऐसे ही प्रतिशत में पूछे तो दोस्तों यदि आकार को देखा जाए ना तो ये अटलांटिक महासागर इस प्रशांत महासागर का लगभग आधा है, या ये कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल अटलांटिक महासागर से 2 गुना है। जैसे मान लीजिए लगभग 33%, तो इसका आधा कर दीजिए, लगभग में 16% हो गया। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 16% भाग पर अटलांटिक महासागर है। संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 33% भाग पर पैसिफिक महासागर है। और रही बात 1/3, 2/3, 3/4 के आंसर की, तो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग पर, संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/6 भाग पर कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। क्लियर है दोस्तों? दोबारा बता दूं, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल बताइए। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल है
32 करोड़ 57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर का बताइए 8 करोड़ 29 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। प्रतिशत के आधार पर बताइए प्रशांत महासागर संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर है? 33%। तो अटलांटिक महासागर कितने प्रतिशत पे है? 16%। संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर अटलांटिक महासागर फैला हुआ है? 1/6 भाग पर। तो संपूर्ण पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है? 1/3 भाग पर। अब यहां दोस्तों आप दो महासागरों के बारे में और पढ़ लीजिए, जैसे आर्कटिक महासागर के बारे में। दो के बारे में क्यों पढ़ोगे? महासागर तो अभी 3 बच गए। तीसरा इसलिए नहीं पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि दक्षिणी ध्रुव महासागर का क्षेत्रफल कितना है वो अभी तक हमें पता ही नहीं है। अभी तक उसके बारे में मानव के पास में जानकारी नहीं है, यानी उसका क्षेत्रफल अप्राप्त है। अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव महासागर का तो दो ही बचे, एक तो हिंद महासागर और एक आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर है। अपनी पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। जिन 4 महासागरों के आंकड़े हैं ना अपने पास में, उनके हिसाब से सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर है। इसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल है दोस्तों 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में है। लगभग 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये आर्कटिक महासागर। रही बात दोस्तों हिंद महासागर की। हिंद महासागर का क्षेत्रफल है लगभग 7 करोड़ 34 लाख। लगभग 7 करोड़ 34 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़े, आ जाइए। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अब स्वाभाविक की सी बात है कि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कोई स्थल भाग में तो हो नहीं सकता, महासागरीय भाग में ही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जो संरचना है उसके जो गर्त वाले भाग है ना, गड्ढे वाले भाग, उनमें जल भरा हुआ है दोस्तों महासागरों के रूप में। तो संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त दोस्तों महासागरों में भी मिलेगा आपको। किसी न किसी महासागर का सबसे नीचा स्थान ही मिलेगा आपको। स्थल के बारे में क्या पूछा जा सकता है? स्थल के बारे में यह पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल खंड बताओ। स्थल यानी जमीन या भूभाग, तो भूभाग का सबसे गहरा स्थान बताना है। उसमें संपूर्ण पृथ्वी नहीं ली जाती दोस्तों, महासागरीय जल को शामिल नहीं किया जाता उसमें, या महासागरीय क्षेत्र को उसमें शामिल ही नहीं किया जाता। तो स्थल खंड का सबसे गहरा स्थान पूछे तो मर्त सागर बता देना। ये इजराइल और जॉर्डन देशों के सीमा क्षेत्रों में स्थित है और मर्त सागर की गहराई है दोस्तों 397 मीटर। कितनी है? 397 मीटर। एशिया महाद्वीप का यह सबसे गहरा स्थान भी है। और ऑल ओवर पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान पूछे, सबसे नीचा स्थान पूछे, तो दोस्तों आपको इस आंसर का सही जवाब देना है। वहां सबसे गहरा गर्त क्या प्यूर्टो रिको है, क्या सुंडा गर्त है, यूरेशियन बेसिन है, या फिर मेरियाना ट्रेंच है? ये आपका सही आंसर है दोस्तों। मेरियाना ट्रेंच संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों तो मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है पूछ लेगा, 11,022 मीटर। मेरियाना ट्रेंच जो प्रशांत महासागर में स्थित है। बहुत अच्छा आंसर है ये। मेरियाना ट्रेंच का मतलब होता है दोस्तों गर्त। ट्रेंच का मतलब क्या होता है? गर्त। तो ये मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है जो 11,022 मीटर गहरा है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। यदि इसकी स्थिति किसी स्तरीय भाग के आसपास में पूछी जाए या इसे पूछ ले कि कौन से द्वीप के पास में स्थित है, तो दोस्तों फिलीपींस द्वीपों के पास में स्थित है। फिलीपींस द्वीप तो जानते ही हो आप। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है, जहां एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन आ जाए, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मनीला फिलीपींस में है। उसी फिलीपींस के आसपास वाले क्षेत्र में दोस्तों आपको ये मेरियाना गर्त देखने को मिल जाएगा प्रशांत महासागर में, जिसे संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। और इसकी गहराई जरूर ध्यान रखना, इसकी गहराई 11,022 मीटर है। आगे बात समझ में, यदि पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त या गहरा स्थान यदि ये मेरियाना ट्रेंच हो गया, तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कोई पर्वत होगा दोस्तों, और वह माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर या 8,850 मीटर मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के सीमा क्षेत्रों में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता यानी ब्रह्मांड की माता कहते हैं, और तिब्बत में इसे कोमोलंगमा यानी बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है।
माउंट एवरेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन और क्या पूछ लेगा आपसे, वो ये पूछ लेगा दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट को कौन सी चोटी के नाम से प्राचीन समय में कहा जाता था। जिसके इसे चोटी 11 कहा जाता था, चोटी 15 कहा जाता था, चोटी 16 कहा जाता था, या चोटी 21 कहा जाता था। तो दोस्तों ये 15 नंबर की पर्वत चोटी थी। अतः माउंट एवरेस्ट को प्राचीन समय में चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पर्वतमाला में है। तो हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला भी होगी। सबसे जो गहरा बिंदु है वो मेरियाना ट्रेंच है और प्रशांत महासागर में है। दोस्तों सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर। क्यों भाई, क्योंकि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है ही प्रशांत महासागर में, तो हो गया ना प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर। आ गई बात समझ में। इस मेरियाना ट्रेंच के बारे में आपसे और क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है दोस्तों, गहरे स्थानों के मामले में मर्त सागर को मत भूल जाना, वो सबसे डेंजरियस सवाल है। क्यों, क्योंकि जब वो पूछता है ना एग्जामिनर कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान बताइए या पृथ्वी का सबसे गहरा स्थलखंड बताइए, तो वो मेरियाना ट्रेंच भी डालता है ऑप्शन में और इसके साथ साथ दोस्तों मर्त सागर भी डालता है। तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां केवल स्थलखंड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, स्थलखंड कि स्थलखंड का सबसे गहरा स्थान बताओ, वहीं पर आपको मर्त सागर का आंसर देना है बस। और यदि आपसे संपूर्ण पृथ्वी का गहरा स्थान पूछ लेना तो वहां मर्त सागर को भूल जाना दोस्तों, वहां आपका सही जवाब होगा मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, इस मेरियाना ट्रेंच को दोस्तों चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। चैलेंजर गर्त, ये आपके लिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन बढ़ सकता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, कि जो चैलेंजर गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच को ही कहा जाता है। तो कई बार ऑप्शन में दोस्तों ये मिलेगा ही नहीं आपको मेरियाना ट्रेंच, जैसे ये पैसिफिक मिल जाता है ना आजकल प्रशांत महासागर की जगह ऑप्शन में, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि पैसिफिक नाम का तो कोई महासागर ही नहीं है। अरे भाई है, प्रशांत महासागर को अंग्रेजी में पैसिफिक महासागर ही कहते हैं। तो ऑप्शन में ये भी मत सोच लेना कि मेरियाना ट्रेंच तो है ही नहीं, वही पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है और वहां कहीं आप देख के मर्त सागर को टिक करके आ जाओ भाई ये मर्त सागर के बारे में पूछ रहा है। ना ना, ऐसी गलती मत कर देना दोस्तों। यदि मेरियाना ट्रेंच नहीं मिलेगा ना ऑप्शन में, तो उसका दूसरा नाम मिलेगा, चैलेंजर गर्त मिलेगा आपको। मेरियाना ट्रेंच को ही चैलेंजर गर्त कहा जाता है। बाकी ऑप्शन देखिए, यूरेशियन बेसिन, सुंडा गर्त और प्यूर्टो रिको। ये दोस्तों तीन और गहरे गर्त हैं जो संसार के अन्य गहरे गर्तों में जाने जाते हैं। जैसे प्यूर्टो रिको है, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन आ जाए, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त बताओ। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको और इसकी गहराई है 8,392 मीटर। क्वेश्चन आ जाए, अटलांटिक महासागर के गहरे गर्त की गहराई कितनी है, 8,392 मीटर है और इस गर्त का नाम है प्यूर्टो रिको। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको की गहराई कितनी है, 8,392 मीटर। चैलेंजर गर्त या मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। दोस्तों सुंडा गर्त, सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। आपसे पूछ ले कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त है दोस्तों, जो इंडोनेशिया द्वीप समूह के आसपास वाले क्षेत्रों में स्थित है। सुंडा गर्त की भी आपसे गहराई पूछी जा सकती है, तो 8,152 मीटर बता देना कि सुंडा गर्त की गहराई 8,152 मीटर है। रही बात दोस्तों यूरेशियन बेसिन की, यूरेशियन बेसिन दोस्तों जो आर्कटिक महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव महासागर है, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, यूरेशियन बेसिन। जैसे अटलांटिक का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको, जैसे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, जैसे हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, वैसे ही दोस्तों आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है यूरेशियन बेसिन, जो उत्तरी ध्रुव महासागर का सबसे गहरा गर्त है। यूरेशियन बेसिन की गहराई है जो दोस्तों 5,450 मीटर, 5,450 मीटर गहरा महासागर है। कौन सा दोस्तों, ये उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसका यूरेशियन बेसिन इस महासागर का सबसे गहरा गर्त माना जाता है।
अब एक ही महासागर बच गया दोस्तों गहरे गर्त के मामले में, और वो महासागर कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में पहले भी 2 बार बता चुका हूं मैं कि अंटार्कटिका का आंसर नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका महासागर का क्षेत्रफल कितना है, अंटार्कटिका महासागर का सबसे गहरा गर्त कितना है, ये सारी जानकारियां मानव के पास नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, ये सारी जानकारी अभी मानव के पास है नहीं है, क्योंकि वह एक निर्जन महाद्वीप है, वहां मानव बसाव नहीं है। वहां दोस्तों पता करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, वो दोस्तों वहां पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च कराने के लिए अपने अपने शोध केंद्र स्थापित करके बैठे हुए हैं दोस्तों। जैसे भारत भी दोस्तों वहां पर विज्ञान में सर्च करने के लिए लगा हुआ है। ध्यान रखना, अंटार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से विज्ञान को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण रूप से विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर फैला हुआ है। भारत ने भी दोस्तों अंटार्कटिका पर रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए अब तक कई शोध केंद्र स्थापित कर दिए हैं। जैसे भारत के द्वारा स्थापित किया गया पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री था। कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा शोध केंद्र दोस्तों मैत्री था, और नवीनतम शोध केंद्र है दोस्तों भारती। कौन सा है? भारती। इनमें से ध्यान रखना, दक्षिणी गंगोत्री जो शोध केंद्र था वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, वो दोस्तों वर्तमान में नष्ट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। संपूर्ण पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त बताइए। प्रशांत महासागर में स्थित है मेरियाना ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त बताइए। प्यूर्टो रिको। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त यही है, मेरियाना ट्रेंच ही है। तो अटलांटिक के बारे में पूछे तो प्यूर्टो रिको बता देना। हिंद महासागर के पूछे में, हिंद महासागर के बारे में पूछे तो सुंडा गर्त बता देना, और आर्कटिक महासागर के बारे में पूछे तो यूरेशियन बेसिन बता देना। एक इनकी गहराई जरूर ध्यान रखना, प्यूर्टो रिको गर्त की गहराई है 8,392 मीटर, सुंडा गर्त की गहराई है 8,152 मीटर, यूरेशियन बेसिन की गहराई है 5,450 मीटर, और मेरियाना ट्रेंच की गहराई है 11,022 मीटर। मेरियाना ट्रेंच को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं, प्रशांत महासागर को पैसिफिक महासागर भी कहते हैं, ध्यान रखें। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? दोस्तों आकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने जो महासागर है ना दोस्तों, कौन कौन सी शेप में बने हुए हैं, इनकी स्थिति कैसी है, इनका आकार कैसा है, ये क्वेश्चंस दोस्तों पूछा जाना बहुत ही आम बात हो गई आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में। कई सारे एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इस महासागर का आकार कैसा है। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा दोस्तों कि चतुर्भुजाकार महासागर कौन सा है, त्रिभुजाकार कौन सा है, या फिर किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के हिसाब से पूछ लेगा कि ए अक्षर का महासागर कौन सा है, एस अक्षर का महासागर कौन सा है, जेड अक्षर का महासागर कौन सा है। यदि कोई दोस्तों ऐसी आकृति के महासागर बने हुए हैं तो अभी देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर का आकार क्या त्रिभुजाकार है, वर्ताकार है, चतुष्कोणीय है, या फिर एस अक्षर के समान है? आपका सही आंसर है दोस्तों एस आकार का महासागर है अटलांटिक महासागर। क्यों? तो मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके नीचे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर प्रायद्वीपों का जो प्रायद्वीप है यूरोप महाद्वीप है, और यहाँ पर दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ ऐसे मान लीजिए। तो इन चारों महाद्वीपों के बीच में दोस्तों यहाँ पर एक महासागर है, ये इस प्रकार का अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान ये एक महासागर है, और इसी महासागर को दोस्तों अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस अक्षर का महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान है, एस अक्षर के समान है। चतुष्कोणीय, वर्ताकार और त्रिभुजाकार के रूप में भी देख लीजिए, या इनके बारे में भी पढ़ लीजिए कि इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों त्रिभुजाकार प्रशांत महासागर का आकार है, पूछ लिया जाए कि प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, अब तक कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आकार के मामले में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रशांत महासागर का आकार बताइए, त्रिभुजाकार है। वर्ताकार दोस्तों हिंद महासागर को बोला जाता है, वर्ताकार किसे कहा जाता है, हिंद महासागर को, और हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है।
चतुष्कोणीय दोस्तों किसी महासागर की आकृति नहीं है। ये जो चतुष्कोणीय है ये तो दोस्तों भारत का आकार है। चतुष्कोणीय तो किसका आकार है? भारत देश का आकार है। पूछ ले गए कि भारत की आकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है या त्रिकोणाकार है? आपसे पूछे राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान है। हिंद महासागर की आकृति कैसी है? वर्ताकार महासागर है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन से महासागर में आते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी दोस्तों क्या हिंद महासागर में आते हैं, अटलांटिक महासागर में आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं, या फिर दोस्तों आर्कटिक महासागर में आते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर। संसार में दोस्तों सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार प्रशांत महासागर की परिमेखला में होते हैं, या भूकंप भी सबसे ज्यादा दोस्तों यही क्षेत्र होता है, या भूकंप के लिए ज्यादा जो संवेदनशील क्षेत्र होता है वह भी दोस्तों प्रशांत महासागर का परिक्षेत्र ही है। तो ध्यान रखना कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कौन से महासागर में आते हैं? प्रशांत महासागर में। दुनिया में सबसे कम ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आते हैं। हिंद महासागर, ध्यान रखना दोस्तों, हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं। हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर कौन सा है? प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर कौन सा है? तटवर्ती सागर क्या होता है दोस्तों? तट कौन सा स्थान होता है? तट वह स्थान होता है दोस्तों जहां जमीन का तो अंतिम पॉइंट और जहां से महासागर प्रारंभ हो, या जल और स्थल के मिलन स्थल को अपन दोस्तों तट कह सकते हैं या किनारा कह सकते हैं। तो दोस्तों जो स्थल होता है, स्थल के जो किनारे होते हैं दोस्तों वो कटे पटे होते हैं, ऐसे सभी तरफ से कटे पटे होने के कारण जैसे दोस्तों महासागर का जल इनके पास में आता है तो इन कटे पटे भागों में अंदर की ओर धस जाता है या अंदर की ओर पानी भर जाता है दोस्तों। तो जो अंदर की ओर भरे हुआ जलीय भाग होता है ना, उसे ही दोस्तों महासागर का ही भाग माना जाता है, और इन्हें तटवर्ती महासागरों के नाम से जाना जाता है या तटवर्ती सागरों के नाम से जाना जाता है। आप जरूर ध्यान रखें। तो प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर कौन सा है? क्या बेरिंग सागर है, क्या कैलिफोर्निया सागर है, क्या अकोस्टक सागर है, या फिर इनमें से सभी हैं? दोस्तों कैलिफोर्निया सागर तो नहीं कह सकते, क्योंकि कैलिफोर्निया जो जलीय क्षेत्र है ना उसका आकार दोस्तों खाड़ी के रूप में बना हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अमेरिका देश के पश्चिमी तट पर बनी हुई है दोस्तों ये कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो दोस्तों कैलिफोर्निया की खाड़ी, हाँ खाड़ी भी दोस्तों तटवर्ती सागर का रूप बन सकती है। तो इसको बोलने में दोस्तों तटवर्ती सागर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, जबकि वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो ये प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर ही है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर है। ये बेरिंग जल संधि दोस्तों प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर है। बेरिंग जल संधि के बारे में तो मैंने आपको बहुत पढ़ाया है, जब मैंने आपको महाद्वीप पढ़ाए थे तब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से मुख्य रूप से पढ़ने में आया था ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जब अध्ययन कर रहे थे हम, क्योंकि ये बेरिंग जल संधि है जो बेरिंग सागर वाला क्षेत्र है ना, यही दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तो अलास्का क्षेत्र और एशिया के साइबेरिया का कमचटका प्रायद्वीप ये अलग होते हैं दोस्तों बेरिंग जल संधि से, ये बेरिंग सागर वाले क्षेत्र से। और यही बेरिंग जल संधि वाला जो क्षेत्र है दोस्तों ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से मिलाता है, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अब क्या होता है अकोष्टक सागर, दोस्तों अकोष्टक सागर भी प्रशांत महासागर का ही तटवर्ती सागर है। इसके अलावा पूर्वी चीन सागर दोस्तों प्रशांत महासागर का तटवर्ती सागर है। पीत सागर दोस्तों जापान सागर हो गया, ये प्रशांत महासागर के ही तटवर्ती सागर है। अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है? देखिए, क्या इंग्लिश चैनल है, क्या मैक्सिको की खाड़ी है, क्या बाल्टिक सागर है, या फिर सभी ऑप्शन सही है? देखिए आप ध्यान से, इंग्लिश चैनल दोस्तों अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है। दोस्तों ये वही चैनल है इंग्लिश चैनल जो ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। क्वेश्चन आ जाए कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग कौन करता है? इंग्लिश चैनल करता है। आपसे पूछ ले इंग्लिश चैनल कौन से महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है? ये अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है। यूके तो जानते हो ना, यूके क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों मुख्य रूप से 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इंग्लैंड शामिल है, एक उत्तरी आयरलैंड शामिल है, एक स्कॉटलैंड शामिल है और एक वेल्स शामिल है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, इन चारों को मिलाकर कहा जाता है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम की तरफ महासागरों में एक द्वीपीय रूप में फैला हुआ है या द्वीपों के रूप में फैला हुआ है, जो यूरोप की मुख्य भूमि से दोस्तों थोड़ा अलग थलग है। तो उस अलग थलग द्वीपीय भाग यानी यूनाइटेड किंगडम और यूरोप की मुख्य भूमि के बीच में जो जलीय क्षेत्र है ना दोस्तों, उसी जलीय क्षेत्र को इंग्लिश चैनल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये इंग्लिश चैनल किसको किससे जोड़ता है? ये इंग्लिश चैनल दोस्तों भूमध्य सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाला चैनल कौन सा है? इंग्लिश चैनल। मैक्सिको की खाड़ी, इसके बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ा दिया। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, जो मैक्सिको देश के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों, यानी अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। यहां स्थित है मैक्सिको की खाड़ी, ये हो गया आपकी मैक्सिको की खाड़ी। और इंग्लिश चैनल दोस्तों यहाँ अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ अटलांटिक महासागर में यहाँ द्वीपों के रूप में यूनाइटेड किंगडम है, यह आपका यूरोप मुख्य महाद्वीप हो गया। तो यूरोप को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाला जो जलीय भाग है वो दोस्तों यहाँ बन गया। और इसी जलीय भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपकी ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई, जो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है क्षेत्रफल के आधार पर। और यहाँ पर है दोस्तों एक, यहाँ इस वाले क्षेत्र में, इस जलीय वाले भाग में यहाँ पर दोस्तों एक हडसन की खाड़ी है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ही उत्तरी भाग में या उत्तरी पूर्वी भाग में हडसन की खाड़ी है, जो दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी मानी जाती है। दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी मानी जाती है दोस्तों? हडसन की खाड़ी। जबकि सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी। यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करने वाला चैनल इंग्लिश चैनल। तो ये दोस्तों तीनों ही अटलांटिक महासागर के भाग है या अटलांटिक महासागर के तटवर्ती सागर है। अतः अपना आंसर सही है कि सभी ऑप्शन सत्य हैं। अगला देखें, हिंद महासागर से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के बारे में आपको विश्लेषण करके अध्ययन करके ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर के बारे में सही नहीं है। क्या लाल सागर, फारस की खाड़ी, डियोगो ग्रासिया या फिर कैरेबियन सागर? देखिए दोस्तों बहुत गजब का ऑप्शन है। इनमें से दोस्तों जो ऑप्शन है ना वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे दोस्तों। जैसे लाल सागर, लाल सागर दोस्तों हिंद महासागर का तटवर्ती सागर है। और दोस्तों ये जो फारस की खाड़ी है ना, यह भी हिंद महासागर का तटवर्ती सागर है। मुख्य रूप से हिंद महासागर के 2 ही तटवर्ती सागर हैं, एक तो लाल सागर और दूसरा है फारस की खाड़ी। दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी है और जो अरब सागर है ना, उन्हें तटवर्ती सागरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उनके बारे में बस इतना बताया गया है कि ये तो केवल हिंद महासागर के जलीय क्षेत्र के विस्तार मात्र है, यानी उनमें तटवर्ती सागर की मुख्य विशेषता नहीं है। तो हिंद महासागर के केवल 2 ही तटवर्ती सागर है, एक तो लाल सागर और एक फारस की खाड़ी। तो हिंद महासागर से संबंधित नहीं है, ये दोनों ऑप्शन तो सही है दोस्तों। लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच में कंटेंट या इनके बारे में कंटेंट क्लियर करवाने के लिए मैं आपको और बता देता हूं। फारस की खाड़ी के आसपास में दोस्तों दुनिया भर के जो मुख्य रूप से खनिज तेल उत्पादक देश है ना, जिसे दोस्तों सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये जो देश है ना दोस्तों, ये इस फारस की खाड़ी के आसपास में फैले हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों खनिज तेल के समृद्ध भंडार पाए गए हैं। खनिज तेल तो जानते हो ना, पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार पाए गए हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन यही होता है दोस्तों। कहाँ? इस फारस की खाड़ी के जो तटवर्ती देश है ना, यहीं पर होता है दोस्तों। ध्यान रखना, पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। तरल सोना या द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। जबकि काला सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? द्रव्य पदार्थों में काला सोना अपन पेट्रोलियम को कह सकते हैं। वैसे अफीम और कोयले को काला सोना कहा जाता है और सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद सोना जल विद्युत को भी कहा जाता है और सफेद सोना कपास को भी कहा जाता है, कॉटन को भी कहा जाता है। ध्यान रखना इस बारे में। लाल सागर दोस्तों, लाल सागर, ये जो आपका लाल सागर ना, इस लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है वह स्वेज नहर है। स्वेज नहर के बारे में कई बार बता चुका मैं आपको कि स्वेज नहर का निर्माण 1869 में इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर किया था। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है,
स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण था 1956 में मिस्र देश के द्वारा किया गया, यानी वर्तमान समय में स्वेज नहर मिस्र देश के पास में है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के बीच में स्थित है। स्वेज नहर का वास्तुकार फर्दिनांद द लेपेप्स था। यह सबसे खतरनाक क्वेश्चन है स्वेज नहर के बारे में, पूछ लेगा कि स्वेज नहर का वास्तुकार कौन था। स्वेज नहर का जो इंजीनियर था, डिजाइन करने वाला जो इंजीनियर था, वह कौन था, उसका नाम था फर्दिनांद द लेपेप्स, जो फ्रांस देश के ही थे। डियोगो ग्रासिया क्या है दोस्तों? डियोगो ग्रासिया एक द्वीप है जो हिंद महासागर का महत्वपूर्ण द्वीप है। कई सारी एग्जाम्स में दोस्तों यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि बताइए डियोगो ग्रासिया द्वीप कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है या आर्कटिक महासागर में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डियोगो ग्रासिया और डायमेंटिना द्वीप ये दोनों दोस्तों हिंद महासागर में स्थित है। कैरेबियन सागर, ये दोस्तों अपना सही आंसर होगा वैसे कि हिंद महासागर से संबंधित सही नहीं है, कैरेबियन सागर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो कैरेबियन सागर ना, ये इस अटलांटिक महासागर का तटवर्ती सागर है। यह आपका उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में दोस्तों यहाँ पर एक जलीय क्षेत्र है जिसे कैरेबियन सागर के नाम से जाना जाता है। और इसी कैरेबियन सागर में दोस्तों आपके जो प्रसिद्ध द्वीप है, पश्चिमी द्वीप समूह है, जिन्हें वेस्ट इंडीज कहा जाता है, वो दोस्तों इसी कैरेबियन सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? बरमूडा त्रिकोण, सबसे व्यस्तम महासागर, अंध महासागर या फिर अर्ध महासागर? दोस्तों ध्यान से देखें सभी ऑप्शंस को, सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान लगाकर देखें, टाइम पास ना करें। बरमूडा त्रिकोण, बरमूडा त्रिकोण दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये जो बरमूडा त्रिकोण है ना दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरी दुनिया में अपनी रहस्यमयी दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है, रहस्यमयी दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रहस्यमयी दुर्घटनाओं के लिए पृथ्वी का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बरमूडा त्रिकोण प्रसिद्ध है। त्रिकोण यानी दोस्तों एक ट्रायंगल का क्षेत्र बनता है, त्रिकोण त्रिभुज जैसा क्षेत्र बनता है अटलांटिक महासागर में। यहां होता क्या है दोस्तों, यहां पता नहीं किस प्रकार की विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण इस जलीय क्षेत्र से, इस त्रिकोण वाले जलीय क्षेत्र से दोस्तों यदि कोई जहाज गुजरता है तो दोस्तों वो वहीं पर गायब हो जाता है। कम ऊंचाई से यदि इसके ऊपर से कोई वायुयान गुजरता है, कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है, तो दोस्तों वो अचानक से यहाँ पर गायब हो जाते हैं, अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो दोस्तों उनका अता पता ही नहीं चलता कुछ कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। इसीलिए दोस्तों इन रहस्यमयी दुर्घटनाओं के लिए जाना जाता है बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? वो भी प्रशांत महासागर है। दुनिया का सबसे व्यस्तम महासागर दोस्तों अटलांटिक महासागर ही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसकी स्थिति तो देखिए आप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। तो दोस्तों इन महाद्वीपों के देशों के बीच में दोस्तों इधर से आदान प्रदान होता रहता है, इनके अंदर आदान प्रदान होने के कारण दोस्तों ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है, या इस अटलांटिक महासागर का जो जलमार्ग है वो दुनिया का सबसे व्यस्तम जलमार्ग माना जाता है। तो सबसे व्यस्त महासागर भी अटलांटिक में है, बरमूडा ट्रायंगल भी अटलांटिक में है, अंध महासागर भी दोस्तों अटलांटिक को ही कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, अंध महासागर किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना अपने। अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहते हैं, लेकिन अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। अंध महाद्वीप, काला महाद्वीप, गर्म महाद्वीप, पठारी महाद्वीप, उष्ण महाद्वीप, कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। लेकिन अंध महासागर किसे कहते हैं? अटलांटिक महासागर को कहते हैं। अर्ध महासागर, ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो दोस्तों इसी महासागर से संबंधित है। पूछ क्या रहा है? अटलांटिक के बारे में सही नहीं है, तो सही नहीं है दोस्तों अर्ध महासागर। क्यों? क्योंकि दोस्तों हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। हिंद महासागर को किस नाम से जाना जाता है? अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा ऑप्शन प्रशांत महासागर के बारे में सही नहीं है? क्या ये दुनिया का सबसे प्रदूषित महासागर है? क्या ये दुनिया का सबसे गर्म महासागर है, यानी सबसे प्रदूषित महासागर है, सबसे गर्म महासागर है,
या दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां इसी महासागर में पाई जाती है, या दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में ही है? देखिए ऑप्शन ध्यान से। दुनिया का सबसे प्रदूषित महासागर दोस्तों प्रशांत महासागर में ही है, ये बात एकदम सत्य है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, यानी प्रदूषण का सबसे ज्यादा जमाव दोस्तों इसी महासागर में है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र है उसमें दोस्तों दुनिया के कई देश फैले हुए हैं, जैसे अमेरिका देश हो गया दोस्तों, कनाडा देश का भी कुछ क्षेत्र हो गया, जैसे मान लीजिए और भी कई देश है दोस्तों, जैसे मैक्सिको देश हो गया, और पूर्व में देखा जाए तो दोस्तों जैसे चीन देश हो गया, जापान देश हो गया। तो इन देशों ने क्या किया दोस्तों, जो कचरा होता है ना, जो शहरों का बड़ा बड़ा कचरा होता है दोस्तों, वो महासागरीय क्षेत्रों के अंदर डाल दिया जाता है। तो महासागरों में दोस्तों कई प्रकार के प्रदूषण के तत्व जाकर मिल गए। तो इस प्रकार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित महासागर प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक गर्म महाद्वीप, ये दोस्तों अपना सही आंसर होगा। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, दोस्तों यही सत्य नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे जो गर्म महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। ध्यान से देखना, अंध महाद्वीप अटलांटिक को कहते हैं, गर्म महाद्वीप, ध्यान से देखना, अंध महासागर अटलांटिक को कहते हैं, गर्म महासागर अटलांटिक को कहते हैं, एस अक्षर का महासागर अटलांटिक को कहते हैं, दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक को कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर प्रशांत या पैसिफिक को कहा जाता है। सबसे प्रदूषित महासागर प्रशांत को कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां दोस्तों इसी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। जैसे दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ को मैंने पढ़ाया था ना जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाया था, कि ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रवाल भित्ति लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है, क्वींसलैंड राज्य के पास में। अगला ऑप्शन देखें, अगला ऑप्शन है सर्वाधिक द्वीप, ये भी सही है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या प्रशांत महासागर में ही है। दुनिया में सर्वाधिक द्वीपों की संख्या कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। इसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में लगभग 2000 से भी अधिक द्वीप है। तो किसी महासागर में दोस्तों इतने द्वीप और है ही नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप इसी में है, सबसे ज्यादा प्रवाल भित्तियां भी इसी में है। ये सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, दुनिया का सबसे प्रदूषित महासागर है। कौन गर्म जल की जलधारा नहीं है? दोस्तों इन महासागरों में दो प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, एक तो गर्म पानी की जलधारा और एक ठंडे पानी की जलधारा। जलधारा या समुद्री धारा होती क्या है दोस्तों? एक विशाल जलराशि का निश्चित दिशा में बहना जलधारा कहलाता है दोस्तों। जैसे गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर कोई जलधारा बहेगी तो वो गर्म जलधारा हो जाएगी। ठंडे क्षेत्रों से यानी ध्रुवों से यदि भूमध्य रेखा की तरफ कोई जलधारा आएगी, गर्म क्षेत्रों की तरफ आएगी, तो दोस्तों वह ठंडी जलधारा आ जाएगी। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, एल नीनो की जलधारा, अग्लुहास की जलधारा और हम्बोल्ट की जलधारा। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, एल नीनो की जलधारा प्रशांत महासागर की जलधारा है, अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि अग्लुहास की जलधारा कौन से महासागर की है, हिंद महासागर की है, अटलांटिक महासागर की है या प्रशांत महासागर की है? तो अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागर की है, एल नीनो प्रशांत महासागर की है, गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की है। जबकि जो हम्बोल्ट और पेरू है ना दोस्तों, हम्बोल्ट और पेरू प्रशांत महासागर की जलधारा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी गर्म पानी की जलधारा नहीं है? गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की जलधारा है, एल नीनो गर्म पानी की जलधारा है, जबकि जो लानीना होती है वो ठंडे पानी की जलधारा है। अग्लुहास गर्म पानी की जलधारा है, लेकिन दोस्तों हम्बोल्ट जिसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा दोस्तों ठंडे पानी की जलधारा है। कैसे पानी की जलधारा है? ठंडे पानी की जलधारा है, और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है दोस्तों ये जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। समझ गए दोस्तों? इस प्रकार से दोस्तों महासागरों के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट है वो सभी दोस्तों मैंने आपके सामने इस वीडियो क्लास में रख दिए हैं।